वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो जैसा कि हमने लाइट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर किया था और आज हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश का जैसे हम लोग परावर्तन पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो मीडियम का होना जरूरी है। अपवर्तन की घटनाएं तभी होती हैं जब कोई एक सघन माध्यम से या फिर एक विरल माध्यम से, विरल मीन्स क्या हुआ, विरल मीन्स एयर को विरल कहा जाता है और सघन कहा जाता है, जैसे कि वाटर हुआ, कांच हुआ, ये सब क्या हुआ, डेंसर मीडियम इसको कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का किस तरह से वहाँ पर गमन होता है, यानी वो किस तरह से वहाँ पर चलती हैं, या फिर आप कहिए कि उनकी स्पीड कैसी होती है और वो कैसे काम करती है, हम कैसे किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। वहाँ पर आप दो मीडियम में एक अलग, जैसे अभी हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कांच के बारे में कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अपवर्तन के कारण ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, पर कभी ध्यान से सोचा नहीं होगा कि कहाँ यहाँ पर प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं, डिफिनेशन यही हो सकता है क्या कि जब प्रकाश की प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या करती है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हम प्रकाश के परावर्तन में क्या देख रहे थे कि कोई किरण आई और ऐसे चली गई, ठीक है, यानी जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली गई। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, और उसी मीडियम में ही चली गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो मीडियम है। यहाँ पर हमें बता रहा है क्या कि एक प्रकाश, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मार्ग से विचलित हो जाना या प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम मीन्स एयर हुआ, सघन माध्यम मीन्स क्या हुआ, अभी आपको बताया वाटर कहिए या फिर कांच कहिए, सब क्या हुआ, डेंसर मीडियम है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब यानी कि नॉर्मल की ओर ये क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, तो उसी को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाना, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल से यानी कि एयर से वाटर की तरफ जाए या डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। यही प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि आपके बुक में है, डिफिनेशन है कि रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन, एक ऐसी घटना है बाय मीन्स ऑफ विच ए रे ऑफ लाइट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से डिविएट्स, विचलित हो जाती है, व्हाइल पासिंग ऑब्लिक फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम में। तो इसका सरफेस फेनोमेनन का ये बहुत होना जरूरी है, ये सरफेस फेनोमेनन के कारण ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट अपने उनका स्पीड अलग अलग हो सकता है डिफरेंट मीडियम में भी। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन इन एयर, फास्टर इन एयर 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड देन वाटर से ये फास्टर ट्रेवल करता है एयर में, ठीक है। उसी तरह से क्या है कि ग्लास में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो एयर इज ऑप्टिकल रेयर, ऑप्टिकल ये रेयर माना जाता है, वाइल ग्लास की अपेक्षा एयर को ऑप्टिकली रेयर माना जाता है। ऑप्टिकली रेयर मीन्स हुआ क्या कि मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयर इफ लाइट स्पीड्स अप इन इट, मतलब वो अपने स्पीड से ही लाइट ट्रेवल्स कर रहा है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम मानते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है जब लाइट का स्पीड स्लो हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसको समझ लीजिए।
जैसे कि यहाँ दो डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये है एयर, एक रेयर मीडियम है, ये है वाटर, एक डेंसर मीडियम है। यहाँ प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से, यानी कि रेयर मीडियम से चल के आ रही है डेंसर मीडियम में, तो क्या करिए है कि यहाँ पर उसके रूल के हिसाब से कि फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है यहाँ पर। और यदि डेंसर मीडियम से, यहाँ पर ये डेंसर है, वाटर को उसके अपेक्षा डेंसर माना गया है, तो ये यहाँ से यदि ये जा रही है प्रकाश की किरण, तो ये क्या कर रही है कि ये अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अभिलंब से दूर हट रही है। ये इसका काम, ये इसका रूल होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम यही कह सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो नियम होते हैं, वो ये क्या कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया ओबेज द फॉलोइंग, ऑबेज द टू रोल्स को वो ऑबे करते हैं, यानी कि मानते हैं ये लोग कि क्या होगा। पहला रूल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन पे होना चाहिए। जैसे कि देखिए एक्स वाई एक प्लेन है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, तो सेम यहीं पर भी यहाँ ये बेंट हो गई, ये डेंसर मीडियम में हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि पानी को आप एक कप में पानी रखें या फिर एक बड़े से किसी मीडियम बाल्टी वगैरह में पानी रखेंगे, तो आप देखें कुछ स्टिक वगैरह डालेंगे तो आपको स्टिक क्या बेंट दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एयर से जो लाइट की किरण है वो एयर से वो डेंसर मीडियम में गई, तो वहाँ पर हमें वो क्या दिख रहा है, इसी रिफ्रैक्शन के कारण ही वो हमें छोटी दिख रही है, बेंट दिख रही है, ठीक है। तो ये जो रूल होता है, रूल हमें कहता है क्या कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई, साइन ऑफ एंगल है साइन, आप आगे चल के पढ़ेंगे साइन कॉस थीटा, तो इसमें आपको समझ में आएगा। स्नेल्स नामक एक विज्ञानी थे, स्नेल, उन्होंने एक लॉ को प्रतिपादित किया जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उनका जो कहना है कि जो मीडिया जो दिया गया है, दोनों मीडियम में इंसिडेंस रे यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है या फिर अपवर्तन किरण जो भी कहिए, तो वो इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको म्यू से कहा गया है। यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, यानी कि दोनों का जो रेशियो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इसको स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई और द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से म्यू, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस म्यू को ही, दिस कांस्टेंट म्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है फॉर द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के अपेक्षा इसको हम लोग म्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं या लिख सकते हैं क्या कि किसी माध्यम जैसे कि एयर माध्यम हुआ या फिर हवा हुआ, कांच हुआ, एक माध्यम हुआ जहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, तो आदि का अवर्तनांक जो होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वह संख्या है, वो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या ज़्यादा है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी माध्यम में जैसे कि जल, हवा, कांच कहिए, एक माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह संख्या है जो बताती हमें कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की, तो जैसे कि हम यहाँ पर मैंने एक
डायग्राम दिखाया है आप लोगों को। क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पहले ये समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जो जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे, जब इस आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण, इस एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जैसे जैसे, ये है हमारा एक एंगल है, जैसे ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान क्या होता है कि 90 डिग्री हो जाता है। ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के बने आपतन कोण को ही, इस प्रकार के बने आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे या फिर क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी ऐसी परिभाषा या ऐसी डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण, ये विरल माध्यम एयर है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसका देखिए, इसका मान क्या हो गया, ये यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है और ये धीरे धीरे कैसी हो रही है, यहाँ इसको होना चाहिए, ये है अभिलंब। उसके बाद ये धीरे धीरे यदि ये बढ़ता चला जाएगा तो ये कैसा समय आएगा कि ये बिल्कुल भी 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे समय पर क्या होता है कि जब 90 डिग्री हो जाता है तो जो ये एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। यानी कि जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को ही, इस सघन माध्यम में बने आपतन कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम लोग सी से डिनोट, प्रदर्शित किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को ऐसे ही हम एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा। आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन का भी, रिफ्रैक्टिव एंगल का भी उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। तो इस प्रकार के बने कोण को ही क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है उसको देख लीजिए कि फुल आंतरिक परावर्तन, या फिर ये भी कहिए कि यदि सघन माध्यम में आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराएं, क्रांतिक कोण से भी अधिक आपतित कराएं, तो क्या होगा कि उस माध्यम में कुछ प्रकाश की किरणें क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। फिर से सुनिए, यदि सघन माध्यम में आपतित किरण है ये, ठीक है, से आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराएं, इसके क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पे आपतित कराएं, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगी ना। यदि इसका एंगल बढ़ते चला जाएगा, इसका एंगल बढ़ते चला जाएगा और ये 90 डिग्री हो गया, फिर उससे भी ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, ये मीडियम में, उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाएगी। तो इस घटना को ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें कुछ कंडीशन यही होते हैं क्या कि किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, यानी कि यहाँ से जा रही है। ठीक है, क्रिटिकल, यहाँ रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रही है, लेकिन इसका एंगल बढ़ते चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि क्रांतिक कोण से ये बड़ा, यानी क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा एंगल बनाते जाएगा और फिर से वहीं से ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो ये कंडीशन यही होना चाहिए कि जो लाइट का जो लाइट आनी चाहिए, जो प्रकाश की किरणें आनी चाहिए, वो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम के पृष्ठ पर पड़नी चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मरीचिका का नाम सुना होगा, जिसको मिराज भी कहा जाता है, मरीचिका जिसको कहते हैं ना। तो उसको क्या है कि गर्मी के दिनों में जब तेज गर्मी पड़ती है तो पृथ्वी का जो धरातल होता है वो गर्म हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपने देखा होगा क्या कि रोड पे आप ध्यान दिए होंगे, गर्मी के दिनों में आपको लगेगा कि आपकी जो गाड़ी चल रही है उसके आगे जाने पर कुछ दूर में बारिश जैसा रोड गीला महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है, कोई रोड गीला नहीं है। ये क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ, इसी के कारण हुआ। यानी कि जब, अब देखिए कि जब पृथ्वी पर, सही भाषा में, कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो क्या होगा कि जो धरातल है वो गर्म हो जाएगा और हवा की परतें भी गर्म हो जाती हैं, तो जो आसपास का एयर है वो भी गर्म होगा। गर्म होने से हवा की परतों का अपवर्तनांक कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनका कम हो जाता है।
जब कम हो जाएगा तो पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर की ओर आते हैं हवा की परतों का अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फिर तो जैसे ही वो क्या होता है कि जब धरातल पर से जो ऊपरी हवाएं जो गर्म होती जाएंगी तो उनका अपवर्तनांक बढ़ता चला जाएगा। और यदि किसी पेड़ से प्रकाश की किरणें नीचे की ओर आती है, मान लीजिए वहां पर कोई पेड़ है, किसी प्रकाश की किरणें वहां से नीचे की ओर आती है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण क्या होगा कि वो अभिलंब से दूर हटती है और पृथ्वी के निकट आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान, जो ये आपतन कोण का मान है, वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। तो वहां पर हमें क्या महसूस होगा कि वहां पर हमें वहां पर फील होगा क्या कि वहां पर कोई ऐसा गड्ढा है या फिर वहां पर कुछ ऐसा पानी का भ्रम हो जाता है, जबकि वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया, आपने देखा होगा, नोटिस करेंगे कि जैसे कि हम रोड पे चलेंगे और गर्मी के दिनों में तो हमें लगेगा कि आगे में बहुत दूर में रोड वहां पे गीला है, पर वहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत तेज गर्मी, और खासकर ये सब दोपहर के समय ज्यादा समझ में आता है। तो जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको गीला जैसा दूर से दिखेगा, पर जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो वहां पर नहीं होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश का वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे आप हीरे को देखिए, हीरा हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, वो इसलिए हीरे और हवा के बीच का क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होता है। अतः हीरे में प्रकाश की किरण अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हीरे की चमक, हीरे में चमक होती है, हीरो के चमक जो तराशने, वो क्या होगा कि अब वो इस तरह से उसको तराशा जाता है, हीरे को इस तरह से तराशा जाता है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पर हमेशा होता रहे, जिसके कारण वहां पर क्या होगा कि हमें हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। रियली में हीरा उतना चमकदार नहीं होता है, वो सिर्फ एक उनके कटिंग पर डिपेंड करता है, और वो कटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो चमकदार दिखे। वहां पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हो, वहां पर उसको और अधिक चमकदार बनाने का काम करता है। तो ये सिर्फ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही वजह से। और भी एग्जाम्पल है, आपके बुक में है, और अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। जैसे कि हम देखते होंगे कि स्मॉल बीड्स ऑन वाटर, लोटस लीफ पे वो जो बूंदे होती हैं वो काफी ज्यादा चमकदार क्यों दिखाई देती हैं? वो इसलिए कि एयर स्टिक्स टू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर विद इन द वैक्स लाइक कोटिंग ऑन ए लोटस लीफ के ऊपर एक वैक्स लाइक कोटिंग हो जाता है। व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द वाटर से स्ट्राइक्स करते हैं तो वाटर एयर में जो दोनों का जो इंटरफेरेंस जो एंगल बनता है, वो क्रिटिकल एंगल जो होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ मीडिया कंसर्न, एंड द रेज सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें क्या समझ में आता है कि वो जो बूंदे हैं वो काफी ज्यादा चमक रही है, तो वो मोतियों जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो किसी भी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करने के बाद उस मीडियम में बार बार यदि वो रिफ्लेक्शन होता रहेगा, यानी कि सघन से विरल की ओर प्रवेश करते करते एक एंगल बनाने के कारण ही वो वस्तुएं हमें चमकदार दिखाई देती हैं। इस तरह से हमारे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी हमने कवर कर लिया है। और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये दोनों हमने कवर कर लिया, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही अपलोड करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को लाभ मिले, और सेल्फ स्टडी करिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।